अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है और हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और फिर फर्दर हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंटेंट एनालिसिस की गाइडलाइंस की थी। तो कंटेंट, जहाँ भी हम कंटेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो कंटेंट का मतलब जो होता है वो टेक्स्ट भी होता है, फ़ोटो भी होता है, वीडियोस, ऑडियो, एनिमेशन, वो तमाम चीज़ें जो आपके वेबसाइट के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्प्ले होती हैं उनको हम कंटेंट बोलते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अमूमन जो आपके कंपनीज़ के लोगो होते हैं या फ़ोटोज़ होती हैं वो अमूमन अपर राइट कॉर्नर पे जो है वो ज़्यादातर प्लेस होती हैं। तो ये जो रूल है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कंपनी की नेचर के ऊपर। बाज़ औक़ात फ़ैशन डिज़ाइन की वेबसाइट्स होती हैं या हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइन की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर आप किसी और तरीके से भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन यूजली अमूमन जो हमने देखा गया है कि फ़ोटोज़ को राइट कॉर्नर पे जो है वो प्लेस किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमने जो है यूज़र्स को कस्टमाइजेशन की जो है वो ऑप्शन देनी है। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि यूज़र अपने मुताबिक थीम्स को चेंज कर सके, बैकग्राउंड को, इमेज को चेंज कर सके। इसके अलावा जो है इसके अलावा कलर स्कीम्स को वो चेंज कर सके, बटन की स्कीम्स को चेंज कर सके। तो इसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन ऑप्शन। हमारी जो सॉफ्टवेयर होगा जो हमने बनाना है या वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि आप लार्ज रिपोर्ट्स को जो है वो जनरेट कर सकें, क्योंकि अगर समराइज़ इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, और अगर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली फिर उस सॉफ्टवेयर की जो यूज़फुलनेस है वो हमारे पास बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि आपने जो ग्राफिकल आउटपुट स्केल है वो जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो फिट होनी चाहिए। अगर आपका एंड यूज़र लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है तो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर वो 100% फिट होना चाहिए, और अगर डेस्कटॉप पे कर रहा है या मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहा है तो उसके मुताबिक उसका डिस्प्ले प्रॉपर्ली होना चाहिए। इसके अलावा कलर्स जो होती हैं, कलर्स भी जो है उनकी भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे रेड कलर जो है वो अलर्ट मैसेज के लिए यूज़ किया जाता है, और ग्रीन कलर जो है वो एक जो है एक सक्सेसफुल अगर कोई टास्क हुआ है उसको उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए ग्रीन कलर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह कलर स्कीम आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा वार्निंग मैसेजेस और एरर मैसेजेस को भी आपने डिस्प्ले करवाना है, और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो इसमें रखनी है। इसके अलावा हमने वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि वर्किंग एनवायरनमेंट जिसमें उसने काम करना है आपके एंड यूज़र ने, तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं। आल्दो के वर्किंग एनवायरनमेंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि वैसे बज़ाहिर तो ये जो है वो बहुत कम इसकी अहमियत लगती है, इसकी इम्पोर्टेंस कम होती है, लेकिन जब आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइटिंग का फैक्टर है। अगर आप के एंड यूज़र जो है वो बेसमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ लाइट जो है वो बहुत इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती, तो फिर आपको ज़्यादा ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और अगर आपके वर्कर्स मोबाइल वर्कर्स हैं, जैसे किसी जगह पे उन्होंने इंस्टॉलेशन करनी है रिमोट एरियाज़ में, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है अगर वो इस चीज़ को कर रहा है तो ऑब्वियसली आप फिर ऐसी चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे कि बहुत ज़्यादा लाइट कलर में, चूँकि सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उसमें कौन से ऐसे कलर्स होंगे जो प्रोमिनेंट हों। इसके अलावा कीबोर्ड का साइज़ भी मैटर करता है, और हाइट टू यूज़। इसमें हमने ATM की एग्ज़ाम्पल ली थी कि
एटीएम की हाइट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि क्योंकि हर हाइट के लोग जो है वो एटीएम को इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट के भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मीडियम वाले भी करते हैं, बहुत छोटी हाइट के भी करते हैं। तो आप एटीएम मशीन को कुछ इस तरीके से आप प्लेस करते हैं कि लोग उस तरीके से उस हाइट पे जो है वो उनको व्यू हो जाए। इसी तरह कीबोर्ड जो होता है वो, अगर आप एटीएम मशीन का कीबोर्ड देखें तो उसमें जो बटन्स होते हैं उनका साइज़ भी बड़ा होता है और दो बटन्स के दरमियान जो है वो स्पेस भी काफ़ी जो है वो अप्रोप्रिएट होती है ताकि एरर के चांसेस ना हो सकें। एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने लैपटॉप्स में देखें तो लैपटॉप्स में हमारे पास जो कीज़ होती हैं वो स्मॉल होती हैं और काफ़ी चांसेस होते हैं कि अगर आपने ए को प्रेस करना है तो वो सी को भी प्रेस हो सकता है। मतलब कि दोनों की जो हैं वो करीब करीब होती हैं कीज़। इसके अलावा सराउंडिंग नॉइसेस भी जो होती हैं वो भी बड़ा इम्पेक्ट डालती हैं, क्योंकि अगर आप एक किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है तो इन्वायरमेंट में काफ़ी नॉइज़ होती है ड्यू टू द मशीन्स। तो जब नॉइज़ी आपके सामने इन्वायरमेंट हो तो अगर आपने कोई अलर्ट मैसेज अगर आपने प्रिंट करवाना है कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आपको अलर्ट मैसेज के साथ जो साउंड है वो भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रखनी पड़ती है। तो ये लास्ट हमने चीज़ें डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का जो डिज़ाइन है उसका एनालिसिस है वो आइटरेटिव प्रोसेस है। तो आइटरेटिव प्रोसेस क्या होता है कि हम एक आइटरेशन में पहले हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो डिलीवर करती हैं, फिर उसमें रिफ़ाइनमेंट करते जाते हैं, फिर दूसरी आइटरेशन आ जाती है वो डिलीवर करते हैं। इन द मीनवाइल अगर कोई और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है या कोई पहली वाली फंक्शनैलिटी है वो जो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई या वो काम नहीं कर रही, उसको आप सही करते हैं तो फिर नेक्स्ट आइटरेशन में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हम आइटरेटिव वे में जो है वो डिलीवर करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एंटिटी उसको जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। जैसे फ़ाइल एक ऑब्जेक्ट है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक्शन में क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो प्लेस हो जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फ़ाइल है, एडिट है, व्यू है, गो है, बुकमार्क है, हेल्प है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह हमारे पास ये एक प्रिंटर का ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो प्रिंट की ऑप्शन हमारे सामने आ जाती है। तो इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है और उसके एक्शन को हमने राइट डाउन करना है कि इसको प्रेस करने के बाद इसको कि वो कौन सी फंक्शनैलिटी है जो अचीव होनी चाहिए। Interface objects and actions are obtained from a grammatical parse of the use case and the software problem statement। तो grammatical parse का मतलब ये होता है कि आप यूज़ केसेस में जो सेंटेंस जो है वो बनाए हुए हैं, एक सिनेरियो बेस बनाए हुए हैं, उसमें आप ग्रामेटिकली देखते हैं कि यूज़र किस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता है या ऑब्जेक्ट को क्लिक करना चाहता है, उसके अगेंस्ट वो कौन सा एक्शन होगा। तो इसको हम ग्रामेटिकली पार्स कहते हैं। इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज इनटू टाइप्स। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सोर्स में, टारगेट में एंड एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सोर्स क्या है। ए सोर्स ऑब्जेक्ट इज़ ड्रैग्ड एंड ड्रॉप्ड इनटू ए टारगेट ऑब्जेक्ट सच एज टू क्रिएट ए हार्ड कॉपी ऑफ ए रिपोर्ट। तो हमारे पास एक सोर्स होता है। सोर्स का मतलब ये है कि जब हम प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास एक प्रिंट प्रीव्यू आता है। तो प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले इसको देख लें कि आप जिस चीज़ का
जो है वो प्रिंट लेना चाहते हैं उसका प्रीव्यू कैसा है। तो बेसिकली वो सोर्स की रिपोर्ट होती है जो कि आप प्रिंट करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने स्टूडेंट्स की जो है अगर मैंने अवार्ड लिस्ट बनाई है या उनका रिज़ल्ट बनाया है तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट है। तो अगर मैं उसको प्रिंट करने जा रहा हूँ तो मैं उसका अगर प्रीव्यू लूँगा तो वो सोर्स कौन सा होगा, सोर्स मेरी वो फ़ाइल होगी। तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है और किस फॉर्म में है, वो एक फ़ाइल की फॉर्म में है। दूसरी चीज़ आ जाती है एप्लीकेशन। तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट्स द एप्लीकेशन स्पेसिफिक डाटा दैट आर नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेटेड एज ए पार्ट ऑफ स्क्रीन इंटरेक्शन सच एज अ लिस्ट। तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशन डाटा होता है, जैसे हमारे पास लिस्ट है, इसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं, इसको लिस्ट भी कहते हैं। तो इसमें हम कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये व्यू चेंज हो जाता है। तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एक्शंस एंड इंटरफेस डिज़ाइनर परफॉर्म द स्क्रीन लेआउट विच इन्वॉल्व्स। तो जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं तो जो डिज़ाइनर होता है वो इनफैक्ट स्क्रीन का लेआउट डिज़ाइन करना शुरू कर देता है। अमूमन देखा गया है कि जो स्क्रीन का जो लेआउट होता है वो इनफैक्ट पहले वो एक पेपर पे ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद फिर जो है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रोटोटाइप्स एक बेस्ट वे होता है किसी भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए, क्योंकि प्रोटोटाइप में आपने सामने एंड यूज़र को बिठाया होता है और एंड यूज़र जो होते हैं वो बता रहे होते हैं कि उनको कौन कौन से बटन्स चाहिए, कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए, सर्च बार चाहिए कि नहीं सर्च बार चाहिए, वो कौन से कीवर्ड्स जो है वो प्लेस करेगा और उसको वो डिज़ायर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वहाँ से काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है। तो स्क्रीन लेआउट में हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, ग्राफिकल डिज़ाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ द आइकन्स। तो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो हमारे आइकन्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं। अब हर आइकन की प्लेसमेंट भी एक रोल प्ले करती है। जैसे आपने देखा होगा कि अमूमन जो हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं वो अमूमन लेफ़्ट साइड पे होते हैं और हमारे पास जो स्क्रीन का स्टार्ट मेन्यू है वो भी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, और नीचे अगर विंडो में देखें तो अगर आप इसमें देखें तो ये हमारा एक मेन्यू है। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारा मेन्यू होता है और उसमें डिफरेंट आइकन्स जो है, ये आइकन्स हैं, ये डिफरेंट ये आइकन्स जो हैं वो प्लेस किए जाते हैं। सेकंड में हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्क्रीन टेक्स्ट। तो हमारे पास फिर ये स्क्रीन टेक्स्ट ये क्या चीज़ होती है। ग्राफिकल हमारे पास डिस्क्रिप्शन स्क्रीन टेक्स्ट ये होती है कि जब हम किसी आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं या उसके ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास ये नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये आपके सामने मैंने इस आइकन को क्लिक तो नहीं किया, मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया हूँ तो इसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ गई है, शो और हाइड द साइड पैन। तो अगर ये मुझे सूट करता होगा तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इसकी फंक्शनैलिटी को अचीव कर लूँगा। अब आप ये दोबारा देखें तो ये हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास ये एक और आइकन है प्रिंट का। तो मैंने इसको अभी क्लिक तो नहीं किया लेकिन कर्सर लेके गया हूँ तो नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ गई है, प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट। तो इस तरह की हम डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं। स्पेसिफिकेशन एंड टाइटलिंग फॉर द विंडोज़। तो जो हमने विंडोज़ जो है, अब हमारे पास ये देखें ये एक स्मॉल विंडो आ गई। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसको क्लिक करें तो ये जो है वो हमारे पास लार्ज स्क्रीन आ गई। तो इस तरह हम किस किस एप्लीकेशन की कौन कौन सी स्मॉल विंडो होगी वो हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे। डेफिनेशन ऑफ मेजर एंड माइनर मेन्यू आइटम्स।
तो हमारे पास मेजर और माइनर आइटम्स कौन कौन से हैं, उसकी सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे हमारे पास ये एडिट है, तो एडिट के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट ऑल है, फाइंड है, क्योंकि फाइंड को हम लास्ट में हम नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि जो फाइंड की ऑप्शन होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो वो क्या होता है, उसकी प्लेसमेंट सबसे पहले आती है। तो मेन्यू आइटम्स में जो मेजर कौन से हो गए, मेजर वो हो गए जो जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। और माइनर कौन से हो गए जो कि कम इस्तेमाल में आते हैं, उसको हम सबसे लिस्ट में सबसे नीचे प्लेस करते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड मेटाफॉर, तो यहाँ पर मैंने पहले भी इस वर्ड को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि रियल वर्ल्ड मेटाफॉर वो होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में जो है यूज़ हो रहे होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर आप फेसबुक को देखें तो फेसबुक की इंट्यूटिव नेचर है। तो इंट्यूटिव नेचर क्या है, क्योंकि उसने आइकन्स इस तरीके से इस्तेमाल किए हुए हैं कि उनकी जो है वो नेचर कुछ इस तरीके से बन जाती है कि यूज़र जो है वो उसको देखते ही समझ जाता है। जैसे अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी है तो उसका जो आइकन है उसमें 2 पर्सन्स जो हैं या 3 पर्सन्स जो हैं उनका एक स्मॉल इमेज आपके सामने आता है। तो उस स्मॉल इमेज से जो है आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो है ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है। तो इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड मेटाफॉर। अगर इसकी जगह अगर कोई और आइकन अगर प्लेस किया जाता तो यूज़र्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी थी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, इस आइकन का मतलब क्या है। वो तो अगर उसकी ट्रेनिंग होती या वो ख़ुद से ट्राई करता और ख़ुद से जो है वो नेविगेट करता तो फिर उसको पता लगना था। तो इसलिए हम रियल वर्ल्ड मेटाफॉर को इस्तेमाल करते हैं अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, ताकि जो है हमारी एप्लीकेशन जो है उसको इस्तेमाल करना आसान हो जाए। अब आ जाते हैं डिज़ाइन इश्यूज़ में, जो कि हमें जो है उसको लाजमी कंसीडर करना चाहिए। 4 कॉमन डिज़ाइन इश्यूज़ यूजुअली सरफेस इन एनी यूज़र इंटरफेस। तो 4 कॉमन हमारे पास कौन कौन से हैं? सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम, बोथ लेंथ एंड वेरिएबिलिटी। तो सबसे पहला इशू आ गया कि जी आपके सिस्टम का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्विक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी आपका सिस्टम बिल्कुल ही लूप में चला जाता है, आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी और वो काफ़ी देर के बाद जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्यों ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो और उसका रिस्पॉन्स टाइम अगर इतना अच्छा नहीं है तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इवन कि आपका सॉफ्टवेयर भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सेकंड है जी यूज़र हेल्प फैसिलिटीज़, व्हेन इज़ इट अवेलेबल, हाउ इज़ इट एक्सेस्ड, हाउ इज़ इट रिप्रेजेंटेड टू द यूज़र, हाउ इज़ इट स्ट्रक्चर्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन हेल्प इज़ एग्जिटेड। तो आपने अगर आपने यूज़र को हेल्प जो है उसको देनी है तो किस फॉर्म में देंगे? आप वीडियो की फॉर्म में देंगे, आप उसको किसी टेक्स्ट की फॉर्म में देंगे। आपके सामने ये एक हेल्प का बटन जो है वो प्लेस हुआ हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इसमें F1 करने से कंटेंट जो है वो आ जाते हैं। अब ये कंटेंट जो है आपके कंप्यूटर में तो सेव नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन जाके ये कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये कंटेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ इमेजेस भी हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है इन्होंने किस तरीके से कंटेंट जो है वो डिस्प्ले किए हुए हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो हमारे सामने ये एक हेल्प आ जाती है और ये हमारे पास एक हेल्पिंग मटेरियल है। और नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पर वो डिफरेंट उन्होंने इमेजेस प्लेस किए हुए हैं और इसके अलावा उसका यूजेज कितना है, नेविगेशन कैसे करनी है, स्क्रॉल को कैसे करना है। तो इस तरीके से आप यूज़र्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं। अमूमन देखा गया है कि इस तरह के जो हेल्प के बटन्स हैं वैसे प्लेस तो होते हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन के
आईटी पर्सनल्स हैं, जैसे मैं भी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। तो एक लेमैन के लिए जो है ये हेल्प की फैसिलिटी तो अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आई रिकमेंड कि हेल्पिंग मटेरियल के लिए जो है वो यूट्यूब या एक छोटी सी वीडियो जो है वो प्लेस कर दी जाए उन्हीं की लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे जो एंड यूज़र्स हैं उनकी डोमिनेट लैंग्वेज पंजाबी है या सिंधी है या पश्तो है या उर्दू है या जो है बलोची है, तो आप किसी भी जो है लैंग्वेज को जो डोमिनेट कर रही है उसमें आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एरर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, हाउ मीनिंगफुल टू यूज़र, हाउ डिस्क्रिप्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपने यूज़र्स ने कोई ना कोई जो है वो मिस्टेक ज़रूर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर इंटीजर डाटे की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर अगर यूज़र ABC लिख देता है, करैक्टर लिख देता है, तो ये यूज़र की तरफ से जो है वो मिस्टेक है। तो अब यूज़र को आपने गाइड भी तो करना है, तो कैसे गाइड करेंगे? थ्रू एरर मैसेजेस के करेंगे। और एरर मैसेजेस भी जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेड कलर्स आएंगे। मेन्यू एंड कमांड लेबलिंग, कंसिस्टेंट, इजी टू लर्न, एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है उन्होंने डिस्कस की हुई हैं। कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक ही कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। इजी टू लर्न, मतलब आपने जो है ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना है जो कि इजी हो, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, गो। ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमन हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, उनको देखा जा सके, तो आपके सामने ये देखें, देखा जा सकता है। इंटरनेशनलाइजेशन, अगर आपकी वेबसाइट को या आपके सॉफ्टवेयर को इंटरनेशनली अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक कम्युनिटी ने इस्तेमाल नहीं करना, मतलब यूरोप के पर्सन ने भी यूज़ करना है, इसके अलावा USA में पर्सनस ने भी इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान में भी लोगों ने इस्तेमाल करना है, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। कि एक से ज़्यादा कंट्री के लोगों ने अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करनी है तो ऑब्वियसली फिर आपको वो वर्ड्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी अपने आइकन्स में जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसको देखते ही पता लग जाए। Many software engineers don't address these issues until late in the design or construction process. तो यहाँ पर कई ऐसे डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते। तो जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो फिर उनमें चेंजिंग्स लाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। दिस रिज़ल्ट इज़ unnecessary iteration, project delays and customer frustration। तो ऑब्वियसली जब आप इसको दोबारा इनकॉर्पोरेट करेंगे, जैसे सिस्टम रिस्पांस टाइम को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे या एरर मैसेजेस को अगर आप जो है दोबारा से जनरेट करने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स दैट इट विल टेक टाइम। तो जब टाइम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि आपको एक प्रोडक्ट कही गई है, आपने वो डेडलाइन को भी मीट नहीं किया और जो आपने प्रोडक्ट डिलीवर की है उसका भी रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये होगा कि प्रोजेक्ट डिले भी होगा और कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी सेटिस्फेक्शन भी कम होगी। तो इसलिए इन 4 प्रॉब्लम्स को जो है वो एड्रेस करना आपके लिए ज़रूरी है। अब एरर मैसेजेस को आपने किस तरीके से जो है वो अपने एंड यूज़र्स को जो है वो शो करवाना है। द मैसेज शुड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इन प्लेन लैंग्वेज दैट अ टिपिकल यूज़र कैन अंडरस्टैंड। तो आपने ये जो एरर मैसेजेस हैं उनको जब आपने शो करवाना है तो वो प्लेन लैंग्वेज में होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा कोई लिंग्विस्टिक के बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज, जो ऐसे अल्फाज जो लोग फेमिलियर ना हों वो इस्तेमाल नहीं करने। सेम आपने वो वर्ड्स इस्तेमाल करने जो आम एक पर्सन जो है वो यूज़ करता है। द मैसेज शुड प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टिव एडवाइस फॉर रिकवरिंग फ्रॉम द एरर्स।
तो आप जो है वो जो मैसेज हैं वो कंस्ट्रक्टिव वे में आपने एडवाइस करनी है। आपने कस्टमर को ब्लेम नहीं करना कि आपने ये क्या कर दिया है। जैसे आप अगर विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं और पायरेटेड वर्जन्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास जब विंडो की एक्टिवेशन आती है तो वो कहीं भी आपको ये मैसेज नहीं किया जाता कि जी आप जो है वो पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं है इसको इस्तेमाल करने का। इस तरह का कभी भी जो है वो मैसेज आपको प्रिंट नहीं करवाया जाता, आल्दो कि उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। इसकी जगह वो एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज जो है वो प्रिंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं कि आप हो सकता है कि आप विक्टिम हो ऐसे सॉफ्टवेयर का जो कि पायरेटेड वर्जन है, तो आपको साथ एडवाइस भी की जाती है कि आप जो है ये सॉफ्टवेयर की एक्टिवेशन के लिए फ़लाँ लिंक पे जाके आप जो है वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस है रादर दैन कि आप किसी कस्टमर को या एंड यूज़र्स को ब्लेम करें। द मैसेज शुड इंडिकेट एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एरर। यहाँ पर आपने कुछ ऐसे एरर मैसेजेस भी होते हैं जिसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके बारे में आप एंड यूज़र्स को बताते हैं। जैसे आप अगर किसी यूएसबी को अगर आप फॉर्मेट करने चाहते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज जो होता है वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर आप इसको फॉर्मेट करेंगे तो आपका सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को आप यूज़र के सामने रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोटेंशियली corrupted data files so that the user can check to ensure that they have not occurred। तो एक तो मैंने एग्जांपल आपको दे दी कि जी आपने USB को अगर आपने फॉर्मेट करना है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैसेज जनरेट करेगा कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएगा। इसी तरह अगर कोई फ़ाइल करप्ट हुई है आपके सिस्टम में तो तब भी आपको एक एरर मैसेज दिया जाएगा और इंडिकेट किया जाएगा कि ये एक करप्टेड फाइल है, माइट बी आपकी कई फंक्शनैलिटीज़ वर्क ना कर सकें, तो आप इसको क्या करें, इसको करेक्ट करें। द मैसेज शुड बी accompanied by an audible or visual cue such as a beep, monetary flashing or a specific error color। तो अब ये जो हमारे एरर मैसेजेस हैं उसको भी पॉपअप करने का, उसको जो है रिवील करने का तरीका है। जैसे बीपिंग हो सकती है, कोई फ्लैश से कोई ऐसा आइकन आपके सामने आ जाता है जो कि फ्लैश की तरह ब्लिंक कर रहा हो ताकि इंडिकेशन हो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। या आप रेड कलर को इस्तेमाल करते हैं, या रेड के अलावा आप रेड से मिलते जुलते जो कलर्स हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एरर मैसेज की सिवेरिटी का पता लगता है। द मैसेज शुड बी नॉन जजमेंटल। इसमें आपने कभी भी जजमेंटल नहीं होना कि जी यूज़र आपको आपने ये नहीं बताना कि यूज़र की ये मिस्टेक है और ये 100% यूज़र की मिस्टेक है और आपको ये एरर मैसेज दिखाया जा रहा है। द मैसेज शुड नेवर प्लेस द ब्लेम ऑन द यूज़र। तो ये मैंने रेड कलर में भी जो है और अंडरलाइन करके मैंने बताया है कि आपने यूज़र को कभी भी ब्लेम नहीं करना। An effective error message philosophy can do much to improve the quality of an iterative system and will significantly reduce user frustration when problem do occur। तो जब आप प्रॉपर वे में अगर आप मैसेज को प्रिंट करेंगे, मैसेज को दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली इससे यूज़र की जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हम पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।